मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उसी पिच पे देश को ले जाना चाहते हैं। हम इसीलिए लोगों से आग्रह करते हैं कि देखिए, उसमें वंदे मातरम के बिल में जो लिखा हुआ है कि आप वंदे मातरम को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम सबसे कहते हैं डिसरेस्पेक्ट कोई भी नहीं करता, लेकिन डिसरेस्पेक्ट करने को ऑफेंस बनाया है, इसको ज़रा गौर करने की बात है। लेकिन वंदे मातरम गाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है इस बिल के बावजूद भी। जो बिल मैंने पढ़ा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक जो उसकी बेइज्जती करता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया, जैसे जनगण मन के लिए है। जनगण मन के लिए क्या हम किसी को बाध्य कर सकते हैं कहीं भी गाने के लिए? उसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे वक्त में इस बिल को लाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इनकी तमाम कवायद सारी की सारी ख़त्म हो गई। जैन जी के आंदोलन ने, इसके जनता मंदिर का आंदोलन ने इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये फिर से देश को वहीं पर ले जाना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे खेलना चाहते हैं। और बहुत सारे हमारे उलेमा भी, बहुत सारे मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स भी उनके इस ट्रैप में आ रहे हैं, या वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, वो उन्हीं के पेरोल पर हैं कि उनको जिम्मेदारी मिलती है कि सब आप स्टेटमेंट दीजिए, तो इसलिए वो उस चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं। सब कुछ जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम से लिंचिंग की जो खबरें मुसलमान के प्रति वो बढ़ जाएगी। लिंचिंग अच्छी खासी हमारे देश के अंदर दो लोगों की होती है, दलितों की और मुसलमानों की, और वो किस आधार पर होती है? इससे नफ़रत के आधार पर होती है। तो कोई भी चीज़ जो नफ़रत को बढ़ावा देगी, कोई भी चीज़ जिससे नफ़रत बढ़ेगी, वो लिंचिंग भी उससे बढ़ेगी। इसीलिए हमने लोगों से आग्रह ये किया है कि इन सो कॉल्ड उलमाए को चक्कर में मत आ जाइए, जो इस चीज़ पे इतना बवाल मचा रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ने के लिए किसान भी तैयार है, युवा भी तैयार है, मज़दूर भी तैयार है, तमाम वर्ग तैयार हैं। आप कंपोजिटली उन सब के साथ इंक्लूसिवनेस दिखाते हुए, इस वक्त को बर्दाश्त करते हुए, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली आप इनको उखाड़ के फेंकने का काम करिए। ये सारी समस्याओं का समाधान फ़ौरन हो जाएगा, वरना आप इन समस्याओं पर डिफरेंट तरीके से लड़ेंगे तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ये नफ़रत जो है ना, ये उनका ईंधन है, तो उनको ईंधन देने का काम ना करें। वो राहुल गांधी से जवाब मांग रही हैं। ठीक है, राहुल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवा दीजिए साहब, दे देंगे राहुल जी जवाब। राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? राहुल जी होम मिनिस्टर हैं क्या जो उनसे जवाब मांगा जाएगा? राहुल जी वहाँ पर शेयर करते हैं, पार्टी शेयर करती है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो वहाँ पर राहुल जी ने फ़ौरन अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और उसको कंडेम भी किया है, जो लाठीचार्ज वहाँ पर, और उन पर गवर्नमेंट से भी कहा है कि उनसे बात करिए। राहुल जी होम मिनिस्टर नहीं है, ये जवाब होम मिनिस्टर को देना चाहिए। तो बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा मार्च के दौरान वहाँ पर कटीले तार लगाए गए बैरिकेडिंग पर, उस चीज़ को लेके बीजेपी के तमाम मंत्री और तमाम विधायक भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी के कहने के इशारे पर ही ये सब हुआ है। देखिए, वहाँ पर जो झारखंड का आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी और इसके जितनी विंग हैं उन लोगों ने किया, ये सबको मालूम है, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। और वो इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को दरअसल मानती नहीं है। जब जैन जी आंदोलन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पड़ गया तो उसका एक काउंटर वो करना चाहते थे कि हम साहब इसका काउंटर करें किसी तरह से, कि हम झारखंड की सरकार को बदनाम करें। चूँकि झारखंड की सरकार में कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, तो हम कांग्रेस को बदनाम करें इसको लेकर के। तो यहाँ पर इसको मिसयूज़ करते हुए संवैधानिक प्रोविज़न का वहाँ पे वो किया गया, लेकिन वहाँ पर पैलेट गन नहीं चली। वहाँ पर जो बर्बरता यहाँ पर हुई है वो बर्बरता नहीं हुई। उसके बावजूद भी जो झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए राहुल जी ने कहा कि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ओन करिए, बात करिए इनसे, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? पहले वो नेहरू जी को गालियाँ बकते हैं, इंदिरा जी को गालियाँ बकते हैं, रात दिन बकते हैं, गांधी जी को भी नहीं छोड़ते, अब वो राहुल जी के पीछे पड़े हुए हैं। प्रयागराज में तो इससे क्या समझते हैं? राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे हैं? सर, इससे ये बताना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, ये फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी थर थर काँप रही है। इससे राहुल गांधी से थर थर काँप रही है, राहुल गांधी से थर थर काँप रही है, जो जैन जी है उनसे थर थर काँप रही है, जो जैन जी का मूवमेंट वहाँ पहुँचा है उनसे थर थर काँप रही है, जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष एकजुट है, उससे थर थर काँप रही है। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए राहुल जी ने कहा टाटा बाय बाय, तुम्हारा अब हो गया कि अब जाइए यहाँ से। और इनको भी मालूम है ये बात,
इसीलिए ये दोबारा से हिंदू मुस्लिम एंगल लेके आना चाह रहे हैं, इसीलिए वंदे मातरम बिल लेके आ रहे हैं, इसीलिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। बात नहीं करेंगे एथनॉल पे, बताइए एथनॉल पे कौन सी बात कर रहे हैं। अभी झारखंड के अंदर इन्होंने एक प्रोजेक्टेड आंदोलन करवाया, वहाँ पर अपने तमाम मीडिया भेज दी। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई एथनॉल पे क्यों नहीं बात करते, तो बात नहीं करेंगे। अमित शाह साहब जवाब नहीं देते, जेएनजी पे बात नहीं करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म पे बात नहीं करेंगे, किसी भी बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संविधान को कमज़ोर करने के लिए जो भी कुछ हो सकता है ये करते हैं। तो क्या झारखंड में जो आंदोलन है, सर, आप उसके साथ में है, विरोध में है? सर हम छात्रों के साथ में हैं, पूरे देश के छात्रों के साथ में हैं। एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, पारदर्शी होना ज़रूरी है। और जो झारखंड में जो परीक्षा लीक हुई है उसका भी जो लिंक आ रहा है ना, अभी आपके सामने आ जाएगा, वो भी दिल्ली की एजेंसी है और वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिली होगी। उसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वो आंदोलन किसका करवाया हुआ, किस लिए करवाया हुआ, परीक्षा लीक किसने करवाई है। सर प्रयागराज में राहुल गांधी ने आरएसएस और अडानी का सबसे ज्यादा बोला था। देखिए ये बात तो सही है, आरएसएस के अंडर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, आरएसएस ने अपने लोग अपॉइंट कर रखे हैं, उनकी बिना मर्जी के कोई अपॉइंटमेंट नहीं होते। जितने भी संस्थान हैं अनऑफिशियली करके सब में अपॉइंट कर रखे हैं। आप किसी संस्थान में बात करिए कि साहब फलां गुरुजी से मिलिए, फलां गुरुजी के पास जिम्मेदारी है उसकी, तो गुरुजी ओके करेंगे तब होगा। तो पूरा सिस्टम इस वक्त आरएसएस के पास है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आरएसएस तो खुद कहती है हम चला रहे हैं सरकार, कितने बार उनके स्टेटमेंट आते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि वो सरकार चला रहे हैं। फिर आरएसएस को जो सिक्योरिटी सिस्टम मिला हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के तकरीबन बराबर का मिला हुआ है। तो ये जो चीज़ है, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है, देश में सरकार आरएसएस चला रही है। ये बात सही है, राहुल जी ये बात सही कहते हैं और तमाम लोगों को मालूम है ये बात, इसमें किसी सबूत की ज़रूरत भी नहीं है। सर विदेश में जिस तरह से आरएसएस पे बैन की बात हो रही है, तो क्या भारत में भी कुछ सर विदेश में जो भी कुछ बात हो रही है वो अलग टॉपिक है। क्या देश के अंदर आरएसएस बैन नहीं हुई? अब से पहले कर्नाटका के होम मिनिस्टर साहब ने तो सिर्फ इतनी सी बात की, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वो तो रजिस्ट्रेशन से भी दूर भाग रहे हैं। कहाँ से आपका पैसा आता है, कहाँ पर आपका पैसा जाता है। आपको याद होगा जब बॉम्बे में जो एक इंसिडेंट हुआ था, हमारे देश के ऊपर जो हमला था 7/11 वाला, जिसमें हेमंत करकरे साहब की शहादत हुई थी, ठीक है, तो उसमें अच्छी खासी न्यूज़ ये आई थी कि साहब वहाँ पर फंडिंग जो हुई है कहीं ना कहीं इस तरह की संगठनों से हुई है जिनका सीधा लिंक जाता है आरएसएस के साथ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो वहाँ पर ये जो फंड कहाँ से आता है, फंड कहाँ जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है आज तक। इतना बड़ा फंड वो इस्तेमाल करते हैं, इतनी सारी सुविधाएं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद में फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? इतनी सी तो बात है, रजिस्ट्रेशन करवाइए। बैन की बात तो बाद में देखी जाएगी ना। सबसे पहले फंड का तो कम से कम इनका क्लियर हो जाए, और फंड कब क्लियर होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने को तैयार नहीं है। सर, एक तरफ आरएसएस पे सवाल उठाना, दूसरी तरफ मोहन भागवत का छात्रों के साथ संवाद करना पिछले दिनों देखा गया 2 दिन पहले, तो क्या किसी डर का प्रतीक है? देखिए इन लोगों ने ये समझ लिया है, और ये हकीकत बात है कि छात्र ना हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते। छात्र जातियों में भी नहीं बटे हुए। जिस जंतर मंतर ने साबित कर दे तमाम जातियाँ थीं वहाँ पर, वहाँ पंडित भी थे, वहाँ पर जिन लोगों को हम आज की डेट में हमारा समाज हिकारत की नज़र से देखता है वो भी थे, ठीक है। वहाँ पर मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मुसलमानों के लिए भी कह रहा हूँ और अपने दलित भाइयों के लिए भी कह रहा हूँ, सब लोग थे वहाँ पर। तो इन लोगों को इनकी सत्ता इनकी हिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इनके पास 2 चीज़ें थीं, एक तो जाति आधारित राजनीति, एक धर्म आधारित राजनीति। ये दोनों इनकी ध्वस्त हो गई। इनको इनका किला ध्वस्त होते हुए नजर आया। जो राहुल जी कहते हैं ना इनका गुब्बारा फूट गया, बेसिकली ये गुब्बारा 2 चीज़ों पर आधारित था, धर्म निर्धारित राजनीति और जाति निर्धारित राजनीति। ये दोनों की दोनों इनकी ध्वस्त हो चुकी हैं, इसलिए डरे हुए हैं सारे के सारे। वो अपने स्टूडेंट को लेके आते हैं वहाँ पर, सब कुछ करते हैं, एक कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कि साहब वी आर ओपन टू स्टूडेंट्स। आप करिए ना स्टूडेंट के लिए काम, आप करिए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम संभालिए। आप देश के अंदर धर्म की राजनीति ख़त्म करिए, जाति की राजनीति ख़त्म करिए, चलाइए सत्ता। किसने मना किया है? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। दिक्कत वहाँ पर होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन को ये ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। सर एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ये बोलते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो आरएसएस के अंडर में हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो बैन जो हटाया था वो कांग्रेस ने हटाया था, आरएसएस। देखिए बैन लगाया था, किसने लगाया था? कांग्रेस ने लगाया था। बैन की एक समय सीमा होती है
और बैन जो हटा था वो हटने के पीछे क्या वजूहात थी वो आपको पास में जाना पड़ेगा, ठीक है। राहुल जी ने कितनी बार ये बात कही है, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। जैसे आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था उससे पहले ही ये कांग्रेस सरकार जब थी तो कांग्रेस सरकार एक बिल लेके आना चाहती थी ज़मीन एक्वायरमेंट का, याद है आप लोगों को, जब नोएडा के अंदर आंदोलन हुआ था। राहुल जी ने अपनी सरकार का बिल फाड़ा था। तो राहुल जी को आप पुरानी कांग्रेस से क्विट नहीं कर सकते। राहुल जी और आज की जो कांग्रेस है और जो पुरानी कांग्रेस थी उससे आप इक्वेट नहीं कर सकते। राहुल जी तो खुद कहते हैं कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो पुराने हैं जिनको निकालने के लिए काम होना चाहिए, निकाला भी है, निकले भी हैं। तो राहुल जी पूरी कांग्रेस को रिवैम्प कर रहे हैं और राहुल जी के अंडर में जो काम होंगे या कांग्रेस होगी वो कदापि वो कांग्रेस नहीं होगी जो कांग्रेस आपने अब से पहले देखी है। अरे ये बताइए, आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो आरएसएस की जांच कराएंगे क्या? जो आप लोग बातें तो बहुत करते हैं। सबसे पहले तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो होना चाहिए। हम सत्ता में कब आएंगे वो तो बात की बात है। अभी जहां पर हम सत्ता में हैं कर्नाटका ने शुरुआत कर दी इस बात की, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो आप टेनर समझ सकते हैं कि हम क्या टेनर पर चल रही है, कांग्रेस किस टेनर पर चल रही है। ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन जब होगा तो इनके तमाम काले कारनामे और काला बाजारियाँ और पैसे का जो ये खेल करते हैं सारे का सारा समझ में आएगा। आज देश के पास पैसा नहीं है लेकिन आरएसएस के पास इतना पैसा है कि उनका जो महल बना है ऑफिस नुमा वो भी मेरा ख्याल है सबसे बड़ा बना है। तो ये जो चीज़ें हैं आप एक बार इनका रजिस्ट्रेशन तो हो जाने दीजिए। आप जांच करेंगे आप? हम देश से आग्रह करते हैं कि इसमें इस मांग में, खड़गे साहब की इस मांग में, जो होम मिनिस्टर ने कर्नाटका के, उनकी इस मांग में उनका साथ दीजिए। अगर इनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो बैन अवश्यम भावी है, बैन होगा ही होगा, क्योंकि इनके काले कारनामे सामने आ जाएंगे। क्यों नहीं करवाते है अपना रजिस्ट्रेशन? इन्हें मालूम है कि इनकी बैन हो जाएंगे, इनके काले कारनामे सामने आ जाएंगे। सर एक और सवाल है अलग। सीजेआई का विरोध हो रहा है, जो छात्र विरोध कर रहे हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं, दीक्षांत समारोह में, कैसे देखते हैं? देखिए, सीजेआई साहब ने दरअसल जो हमारी मीडिया है, मीडिया ने क्या किया, सीजेआई साहब ने एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट्स एक उन्होंने अपनी बात कही कि साहब आज का युवा कॉकरोच हो गया है, जो अमर्यादित बात थी। देश का युवा नाराज़ हो गया, और देश का युवा कौन है? जेन ज़ी, जो पढ़ रहा है आज की डेट में वो भी शामिल है, जो पढ़ के निकल चुके हैं वो भी शामिल है। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, वो गुस्सा वहाँ पे साफ दिख रहा है। दूसरी बात, जब ये आंदोलन हुआ तो वहाँ पर एक रिक्वेस्ट की कि साहब आप वीडियो देख लीजिए किस तरह जुल्म किया है। तो सीजे साहब का रिमार्क ये वाला फिर मीडिया ने दिखाया कि साहब उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, तो गुस्सा और बढ़ा। तो ये जो चीज़ है, आप गुस्से को रोक नहीं सकते। कोई मीडिया, कोई जुडिशरी, कोई प्रशासन लोगों के दिलों के गुस्से को थोड़ा रोक लेगी कि लोगों का गुस्सा है। इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने मना किया कि साहब यहाँ नहीं आने चाहिए, अपना विरोध बाकायदा दर्ज करवाया। एक बार तो उनको कन्वोकेशन स्थगित हो गया, दोबारा भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवा दिया है। तो ये सीजेआई साहब भी समझ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा रिमार्क भी नहीं आ रही। वो लोकतांत्रिक मानते नहीं है ना, वो तो मानते हैं कि उनकी ऑटोक्रेसी चल रही है, उनकी निरंकुशता चल रही है। यह तो देश को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो लोकतांत्रिक मानते तो पार्लियामेंट में आके बहस करते। राहुल जी ने बार बार कहा, तमाम विपक्ष ने कहा कि आइए साहब बताइए इस चीज़ पर, आप जिम्मेदारी लीजिए, होम मिनिस्ट्री आपके अंडर में आती है। तो या तो आपने करवाया तो आपका फिर जिम्मेदारी बनती है, आप रेजिग्नेशन दीजिए, और आपकी बिना पूछे अगर कर दिया गया तो आपकी नाकामी है। आप इस लायक नहीं कि आप होम मिनिस्टर हैं तो आप रिज़ाइन करिए। तो दोनों में से एक चीज़ तो है ना, क्योंकि पैलेट गन या कोई भी गन जब मालखाने से रिलीज़ होती है तो वहाँ एप्लीकेशन लगती है कि साहब हमें इसलिए चाहिए। तो पैलेट गन वहाँ से दी गई, रिलीज़ की गई, इसलिए दी गई ताकि चलानी है। तो किसके ऑर्डर पे की गई? बिना होम मिनिस्ट्री के तो संज्ञान के ऑर्डर के नहीं करी जा सकती। लेकिन सरकार को तो बार बार कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हो सकता है, हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। देखिए, इसमें ऐसा है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई बात नहीं होती। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो पुलिस ऑफिसर ही होता है, वो एसीपी होती हैं वो। तो इसलिए मजिस्ट्रेट को कन्फ्यूज़ मत कर लीजिए, वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं देते। कुछ एसीपीज को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। वो आपने देखा होगा ना, शांति भंग करने का केस हो गया तो उस मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करवा रहे हैं। वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो अगेन होम मिनिस्टर के अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं।
लेकिन एक बात बताइए, गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाग गए, भगौड़ा, ये इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल। देखिए, जहाँ तक अमर्यादित की बात है पार्लियामेंट में, तो रमेश भिदोड़ी नाम था शायद उसका, वो कौन से मर्यादित स्टेटमेंट थे बताएं? वो स्टेटमेंट मर्यादित थे? पूरी की पूरी कौम को उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके अलावा रोज़ आध दिन हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर कौन सी मर्यादित बातें होती हैं। पार्लियामेंट ने जो वहाँ पर लॉ बनाए कि साहब ये मर्यादित रहेंगे, ये अमर्यादित चीज़ें रहेंगी, तो पार्लियामेंट को क्यों बनाने पड़े? इसलिए कि वहाँ पे अमर्यादित हो रहे थे। अगर उन्होंने उस वक्त रमेश भिदोड़ी से इस्तीफ़ा ले लिया होता, या जो इनके लोग रात दिन गालियाँ बकते हैं, जो इनके लोग रात दिन सोशल मीडिया पे भयंकर भयंकर गालियाँ बकते हैं, एक दूसरे एमपी साहब हैं, वो कह रहे थे कि साहब मोदी जी या अमित शाह जी, आप मेरा फ़ोन एक दिन रख के देख लीजिए कितनी गालियाँ आती हैं मुझको। तो जब ये अपने लोगों को नहीं संभालेंगे, और उसके बाद में जब उसी लैंग्वेज को, चूँकि जब आप जिस लैंग्वेज को बोलते हो तो दूसरे के ऊपर भी असर जाता है। अरे कांग्रेस भगौड़ा भगौड़ा कर रही है। भगोड़े नहीं तो और वो क्या है बताइए मुझे? क्यों नहीं आते पार्लियामेंट के अंदर? अगर वो भगोड़े नहीं है तो क्यों पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते? आके बता दें, जवाब दे दें, इतनी सी तो बात है। कह रहे हैं मैं ऑफिस में बैठा बड़े हूं, तो ऑफिस, पार्लियामेंट तो ऑफिस नहीं है ना। पार्लियामेंट जो सदन होता है, जहाँ पर बहस होती है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह साहब का जो ऑफिस है वही सदन है? ऐसा तो नहीं है ना। सदन के अंदर तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठती हैं, पूरे देश के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ऑफिस डिफरेंट है सदन से। पार्लियामेंट में तो कैंटीन भी है, तो हो सकता है अमित शाह साहब कैंटीन जाते हो खाना खाने के लिए, सस्ता खाना मिलता है, तो उसको आप कह देंगे साहब मैं तो कैंटीन में खाना खाने आया हूँ, तो मैं तो पार्लियामेंट के अंदर आ गया। दुनिया जाती है वहाँ पर, जिनको भी परमिशन मिल जाती है, कोई भी जा सकता है, दर्शक दीर्घ तक कोई भी जा सकता है। अरे गृह मंत्री जी का 10 नाम होते, आप कह रहे हैं भगौड़ा है, भाग गए, आ तो नहीं रहे। गृह मंत्री जी फिर अपने पद से रेजिग्नेशन दे दें, मत आए पार्लियामेंट। किसने कहा पार्लियामेंट आए? एमपी की सदस्यता से भी रेजिग्नेशन दे दें। कौन बुलाता उनको फिर सदन के अंदर? लेकिन जिसके पास भी जिम्मेदारी है, देश के लोगों ने जिम्मेदारी दी है, होम मिनिस्टर साहब को जो जिम्मेदारी मिली है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के द्वारा ही दी गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन चुरा के जीता हो या बेवकूफ़ बना के जीता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो उसको यही पढ़ेंगे, देश ने जिम्मेदारी दी है। तो जो जिम्मेदारी दी है उसके साथ में जो ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारी के खाली फ़ायदे नहीं होते, प्रिविलेज नहीं होती, उसकी ड्यूटीज़ भी होती हैं। और ड्यूटीज़ उसकी ये हैं कि आप सदन में जाइए, सदन में बताइए देश को, देश पूछ रहा है, आपका फ़र्ज़ है बताना है देश को। आप लोग हंगामा कर रहे, जवाब दो, भगौड़ा है, भाग गया, ऐसी बातें तो जवाब नहीं देंगे तो किससे जवाब मांगे? मोदी जी जवाब देते हैं, मोदी रेजिग्नेशन देते हैं, जवाब देते हैं। दो ही तो लोग हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, या आपके अमित शाह साहब हैं। वो नहीं आएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? आना तो चाहिए ना उनको।